जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आप जॉब करते हैं, चाहे पब्लिक हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, तो दोस्तों साल खत्म होने के बाद फॉर्म 16 आपको मिल गया होगा। लेकिन इसके साथ साथ में आपने किस्मत आजमाने के लिए शॉर्टकट अपनाया था, जो कि होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, और जहां पर आपने या तो कमाई करी होगी या लॉस करा होगा। दोस्तों इन दोनों ही कंडीशन में आपको अपनी ITR 3 का फॉर्म भरना है। हालांकि आप ITR 4 का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लॉस हुआ है तो हम आपको ये रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि लॉस के अंदर भी आपको अपनी टर्नओवर का कम से कम 6% नेट प्रॉफिट दिखाना होगा, जो आप नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि आपको सैलरी के ऊपर तो ऑलरेडी टैक्स देना पड़ रहा है। तो आज हम आपको ITR 3 का फॉर्म भर के दिखाने वाले हैं। अगर आपको किसी भी तरह का लॉस फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर हो गया है, अगर आपने कमाई कर ली है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस काउंट आपका बनाना होता है, बैलेंस शीट बनानी होती है। इसके अलावा फॉर्म 16 के पार्ट बी से आपको अपनी एक्चुअल इनकम है वो दिखानी पड़ती है। दोस्तों आप ओल्ड टैक्स रिजीम में भी जा सकते हैं और न्यू टैक्स रिजीम में भी जा सकते हैं। अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो फॉर्म 10 IEA भी भरना पड़ेगा, और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो किसी तरह का कोई फॉर्म आपको नहीं भरना है। तो देर ना करते हुए सीधा ही आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के चलते हैं, जहां पर ITR 3 आपको सैलरी की इनकम और फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम को कहां और कैसे दिखाना है जान लेते हैं। दोस्तों अगर आपको पूरी नॉलेज नहीं है तो हम आपको ये रेकमेंड करेंगे किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प आपको ले लेनी चाहिए, ताकि आपकी ITR डिफेक्टिव ना हो, अच्छे से आपकी ITR प्रोसेस हो जाए, कोई लॉस है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाए, और दोस्तों इसके अलावा आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। लेकिन फिर भी हम आपको ITR 3 लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप भरना सीख लेते हैं। तो दोस्तों ITR 3 भरने से पहले हम एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के क्या क्या रूल होते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। इसके बाद में हम आपको ब्रोकर की रिपोर्ट को भी पढ़ के बताने वाले हैं, फिर आपको ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट भी बनाने वाले हैं। उसके बाद में आपको सीधा ही पोर्टल पर लेकर के जाएंगे, जहां पर आप अपनी ITR 3 को बड़ी ही आसानी से भर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजेक्शन्स। एक व्यक्ति अगर कोई शेयर को कैश के अंदर डिलीवरी में लेता है और 12 महीने से ज़्यादा रख करके बेचता है तो लॉन्ग टर्म है, 1 दिन से ज़्यादा और 12 महीने से कम शॉर्ट टर्म है। डिविडेंड कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है वो देती है या नहीं देती है। इंट्राडे आज लिया और आज ही बेच दिया दोस्तों, ये आपकी स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम होती है। एक हेजिंग होती है, और फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी कि जिसे F&O बोलते हैं। F&O के बारे में आज हम वैसे तो हर एक इनकम को आपको बताने वाले हैं, लेकिन F&O के ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा। F&O की इनकम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस होती है दोस्तों। जैसे आप किराने का काम करते हैं, दुकानदारी करते हैं, वैसे ही इनकम मानी जाती है, और प्रॉफिट या इसका जो भी लॉस होगा ये नॉर्मल बिजनेस का लॉस कहलाएगा। इसको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर आप अलग से दिखाना पड़ेगा, उसमें क्लब नहीं कर सकते हैं। टैक्स रिजीम की बात करें, आपको पता होगा ओल्ड और न्यू 2 तरह की टैक्स रिजीम है। अगर आपको सैलरी की इनकम भी आती है तो आप हर साल अपनी रिजीम को ओल्ड न्यू करके चेंज कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस के अंदर आपको लाइफ टाइम में एक बार ही मौका दिया जाता है। यूजुअली दोस्तों आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट होती है। अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, जिसके लिए फॉर्म 10 IEA आपको भरना पड़ेगा। तो आपके पास सैलरी और F&O दोनों की इनकम है, तो ये माना जाएगा कि आपको बिजनेस की इनकम होती है, तो बार बार आप अपनी टैक्स रिजीम को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आपको अपनी ITR भरनी है, सबसे पहले आपको अपना टैक्स रिजीम बड़े ही वाइजली चूज करना है। काफ़ी सारी डिडक्शंस हैं, एग्जम्पशंस हैं, तभी आप ओल्ड में जाएं, नहीं तो न्यू में जाना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। अब दोस्तों टर्नओवर की बात कर लेते हैं। टर्नओवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और आपको एक भारा भरकम वर्ड लगता है, लेकिन इतना भारा वर्ड है नहीं ये। टोटल ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंस, मतलब अगर आपको एक में प्रॉफिट हुआ है और दूसरे सौदे में आपको लॉस हुआ है, इन दोनों को ही जोड़ लेना है। मतलब प्लस और माइनस है, इन दोनों को पहले आप प्लस प्लस में ट्रांसफर करेंगे, फिर इनको टोटल कर लेंगे, जिसको मैं प्रैक्टिकली आपको ब्रोकर की रिपोर्ट में भी देख करके बताने वाला हूं। वो आपकी टर्नओवर होती है फ्यूचर में भी और ऑप्शन में भी। आपने एक्चुअल क्या सेल की, आपकी एक्चुअल कितनी टर्नओवर है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आपकी प्रॉफिट और लॉस इन दोनों को टोटल लगाना है। पर ट्रेड की कैलकुलेशन आपको ट्रेड वाइज करनी है। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों, आपको मैं एग्जांपल के माध्यम से बता भी दूंगा। बाकी आपके जो ब्रोकर की रिपोर्ट होती है उसके अंदर आपको क्लियरली
टर्नओवर मेंशन हो जाएगी। और आपके अगर कुछ टाइम ब्रोकर की रिपोर्ट नहीं आती है तो टर्नओवर को हम कैलकुलेशन कर लेंगे। टर्नओवर सिर्फ और सिर्फ टैक्स ऑडिट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको होनी है या नहीं होनी है उसी को डिसाइड करता है। इसके अलावा टर्नओवर का आपकी आईटीआर में कोई भी रोल नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक रिलायंस था, उसका फ्यूचर आपने दोस्तों इसका 1000 का लॉट साइज था और 2100 रुपये का शेयर इसका प्राइस था और आपने 2100 में खरीदा और 2200 में बेच दिया, तो मतलब आपको 100 रुपये का तो प्रॉफिट हुआ एक लॉट में और आपके 1000 लॉट थे तो आपको यहाँ देख सकते हैं 1 लाख का प्रॉफिट हो गया है। दूसरा सेम सौदा, यहाँ आपको 5 लाख का नुकसान हो गया है। फिर आपको दोस्तों यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट हो गया है, 2500 का नुकसान हो गया है। आपको क्या करना है, चाहे ये प्रॉफिट हो चाहे ये लॉस हो, इनको आप प्लस के अंदर लिख के सारों के सारों को और टोटल लगा लेंगे, यही आपकी टर्नओवर कहलाने वाली है। मतलब वैसे तो आपको 3,92,000 का लॉस हुआ है, लेकिन इन सभी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के बाद जोड़ेंगे तो 6,12,500 रुपये हमारी टर्नओवर हो जाने वाली है। जैसे आपने फ्यूचर की टर्नओवर निकाली वैसे ही ऑप्शन की टर्नओवर निकालेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो हमारी ICAI है उन्होंने भी गाइडलाइन इसके रिगार्डिंग में दी है, तो टोटल आपका आ जाएगा। अब दोस्तों आपने प्रॉफिट कमाया, उसके ऊपर तो आपको टैक्स देना है, लेकिन उस प्रॉफिट को कमाने के लिए जब आपकी ये बिजनेस की इनकम मानते हैं तो बिजनेस के कुछ खर्चे भी होते होंगे। सबसे बड़ा खर्चा दोस्तों सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, फिर आपका ब्रोकर आपकी ब्रोकरेज लेता है, फिर आपने कोई पैसा उधार लेकर के दोस्तों यहाँ पे लगाया और उसका ब्याज दिया, कोई बिजली का बिल और इंटरनेट का बिल। आप अपने घर के बिजली का बिल का पूरा क्लेम नहीं ले सकते हैं। किसी को सैलरी दी, आप रेंट पे रहते हो, इस बिजनेस के लिए कहीं पे आपने ट्रैवलिंग की, कोई कोर्स परचेज किया, ऐसा कोई भी खर्चा जो आपने इस बिजनेस को, इस इनकम को कमाने के लिए किया है, उसका क्लेम भी आप ले सकते हैं। अब आपको सेट ऑफ लॉसेज दोस्तों, एक होता है सेट ऑफ, एक होता है कैरी फॉरवर्ड। एक करंट ईयर के अंदर लॉस को करंट ईयर के प्रॉफिट से एडजस्ट करना। अगर F&O के अंदर आपको लॉस हो गया है तो आपको नॉर्मल इनकम से आप करंट ईयर में भी एडजस्ट कर सकते हैं। सेट ऑफ फ्रॉम अदर बिजनेस से भी कर सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी से भी, कैपिटल गेन से भी और अदर सोर्स से भी, लेकिन सैलरी के साथ में आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी 10 लाख रुपए की सैलरी आई है और 5 लाख रुपए का F&O का लॉस हो गया है तो आपको इस लॉस को तो सेट ऑफ नहीं मिलेगा और इस 10 लाख पे आपको इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। और दोस्तों अगर इस साल नहीं हुआ है तो अगले 8 सालों तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जो सिर्फ बिजनेस की इनकम या तो F&O या किसी तरह की कोई दुकानदारी की इनकम के अगेंस्ट आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, टैक्स ऑडिट। जब भी ऑडिट का नाम आता है बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं अब यहाँ पे क्या होने वाला है। और ऑडिट के दोस्तों मैं आपको 4 लिमिट बताने वाला हूँ, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ और 10 करोड़। ज़्यादा कंफ्यूज आपको ना करते हुए सीधे ही बता दूं, अगर आपकी रिसीट और पेमेंट, क्योंकि F&O का जितना भी आपने लेन देन किया वो आपके बैंक अकाउंट से ही होता है, उसमें ऐड करते हैं, उसमें ही लेस करते हैं, तो आपकी रिसीट और पेमेंट 95% से ज़्यादा अदर देन कैश में आती है तो 10 करोड़ रुपए तक आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। एक और केस आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको लॉस हुआ है दोस्तों तो भी ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, अनलेस आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा आ जाती है या दोस्तों लास्ट 5 ईयर्स के अंदर आप किसी भी साल में 44 AD यानी कि प्रजम्पटिव टैक्सेशन में गए थे, जहां पे क्या होता है आप अपनी कैश सेल का 8% और नेट अदर ऑनलाइन सेल का 6% नेट प्रॉफिट अगर आपने पिछले साल दिखा दिया तो या तो कम से कम उतना दिखाओ टर्नओवर का या आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। F&O के ऊपर जो इनकम हुई उस पर टैक्स कैसे देना पड़ेगा, कोई स्पेशल टैक्स नहीं देना है दोस्तों, आपको अपने स्लैब रेट से देना है। ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम मैंने बताया था, इंडिविजुअल HUF को स्लैब रेट से, फर्म और LLP अगर करती है F&O का काम तो 30% फ्लैट है, कंपनी को उसकी टर्नओवर वगैरह के हिसाब से देना पड़ता है। तो हम आपको बता रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अगर आपकी इनकम 3 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं है, 3 से 7 पर 5%, 7 से 10 पर 10, 10 से 12 पर 15, 12 से 15 पर 20 और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स देना है। लेकिन आपको मैं आगे भी बताता हूँ, 87 ये कहता है अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है और कोई इनकम नहीं है तो आपका टैक्स 0 हो जाएगा। और ओल्ड टैक्स रिजीम में डिडक्शन और एग्जम्पशंस लेने के बाद 2.5 लाख तक माफ है, 2.5 से 5 पर 5, 5 से 10 पर 10 और उससे ऊपर 30%। ये सारा का सारा टैक्स आपका अपने आप ही कैलकुलेट हो जाने वाला है। तो ओल्ड के अंदर मैंने बताया डिडक्शन लेने के बाद 5 लाख तक टैक्स फ्री है और न्यू के अंदर आपको 7 लाख तक टैक्स फ्री है। इससे ऊपर इनकम चली जाती है तो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है जो ITR भरने की लिमिट है, ओल्ड में 2.5 है और न्यू में 3 है। ओल्ड में आपको ATC, HRA, होम लोन इन सभी की छूट मिल जाने वाली है, न्यू में कोई छूट नहीं
नहीं मिलती है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सेक्शन 44AA ये इनकम टैक्स का एक सेक्शन है जिसके अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के लिए आपको बोला जाता है, जो कि बही खाते होते हैं। कोई प्रोफेशनल है जिसकी जो दोस्तों इनकम 1,20,000 से ज़्यादा है या सेल 10 लाख से ज़्यादा है, जो कि सर्विस भी हो सकती है, अदरवाइज बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के बाद तो आपको अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने ही पड़ते हैं। और अगर आपको दोस्तों लॉस हो गया है तो उस लॉस को भी जस्टिफाई करने के लिए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। तो आपको दोस्तों बुक्स ऑफ अकाउंट भी कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आप यहाँ पर भी टेंशन ले लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट वैसे तो आपका ब्रोकर आपको दे देता है, आपकी टर्नओवर कितनी है बता देगा, सेल कितनी है, परचेज कितनी है, प्रॉफिट कितना है, खर्चे कितने हैं, और ये सारे के सारे बैंक के ट्रांजैक्शंस के थ्रू होते हैं। और कोई भी आपने ऑन रिकॉर्ड खर्चा किया, सैलरी दी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब का भी दोस्तों ऑन रिकॉर्ड इनकम होती है। तो हम आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के माध्यम से बैलेंस शीट भी बनानी, बुक्स ऑफ अकाउंट भी बनानी आपको बताने वाले हैं। परजम्पटिव टैक्सेशन, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप ITR 4 भरना चाहते हैं तो 44AD के अंदर जा सकते हैं। अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ तक है तो दोस्तों अगर आप 44AD में जाएंगे तो आपको टर्नओवर का कम से कम 6% नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, चाहे आपको लॉस हो रहा हो तो भी, और अगले साल फिर से 44AD में जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम आपको ये परजम्पटिव टैक्सेशन में जाने के लिए सलाह नहीं देते हैं। अगर पूरे साल में आपने इनकम आपकी जो थी उसके ऊपर टैक्स 10,000 से ज़्यादा का बनता है तो आपको एडवांस में भर देना था, नहीं तो सेक्शन 234B और C का ब्याज भी आपको देना पड़ेगा। कौन सा ITR का फॉर्म भरना है मैंने अभी आपको बताया। अगर आप 6% से कम प्रॉफिट दिखाते हैं, अगर आप लॉस में हैं, फिर तो आपको ITR 3 भरना ही भरना है, लेकिन ITR 4 के अंदर भी आप जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे आपको अगले सालों में भी ITR 4 में जाना पड़ेगा या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करानी पड़ सकती है, तो इसलिए ITR 4 हम रेकमेंड नहीं करते हैं। दोस्तों क्या एक कर्मचारी है जो गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी F&O कर सकता है? दोस्तों इनकम टैक्स वालों को कोई मनाही ही नहीं है, लेकिन जब आप अपनी जॉब करते हैं तो एग्रीमेंट में लिखा जाता है कि मैं कोई बिजनेस नहीं करूंगा। हालांकि यहाँ पे कोई माल नहीं बेच रहे हो आप, लेकिन आप अपनी ITR बिजनेस की दिखाते हैं तो हो सकता है डिपार्टमेंट आपके ऊपर कोई एक्शन ले ले। ITR कौन सी भरनी है मैंने आपको बताया, ITR 3 भरनी है, चाहे ऑडिट हो रही हो चाहे ऑडिट ना हो रही हो। 4 भर सकते हैं लेकिन रेकमेंड नहीं करेंगे। ड्यू डेट है आपकी 15 सितंबर, पहले 31 जुलाई हुआ करती थी, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने 1.5 महीने के लिए ड्यू डेट बढ़ा दी है। ड्यू डेट से पहले ITR भर देते हैं तो आप अपने लॉस को आगे के सालों में एडजस्ट कर पाएंगे, दोस्तों कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। सेट ऑफ तो आपको ड्यू डेट के बाद भी हो जाएगा। 15 सितंबर तक ITR नहीं भर पाते हो तो 31 दिसंबर तक ITR भर सकते हैं। अगर आपको लॉस हो गया है तो मैंने आपको बताया ITR को ड्यू डेट से पहले भरना है, नॉर्मली 31 जुलाई होती है, इस बार 15 सितंबर है। पहले करंट ईयर में आप सेट ऑफ कर लें, नहीं होता है तो अगले 8 सालों तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर लॉस में ITR भरें या ना भरें, एक तो आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और आपके ट्रांजैक्शंस जस्टिफाई हो जाने वाले हैं। टैक्स रिजीम दोस्तों आपकी न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट है, ओल्ड के अंदर भी आप जा सकते हैं। बिजनेस का कोड, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सर हम यहाँ पे बिजनेस का कोड क्या सेलेक्ट करें, तो आप लोगों के लिए बिजनेस के नए कोड आ गए हैं, जहां पर आप ये देख सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग करते हैं तो ये अदर सर्विस के अंदर आएगा और यहाँ पे 21010 ये कोड आपको लेना है। इसके अलावा भी इंट्राडे का ये आ जाएगा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का ये आ जाएगा, कच्चा आड़तिया या सेल का परचेज सेल करते हैं शेयरों की तो वो आ जाएगा। इसके बाद ITR भरने से पहले आपको AIS, TIS और 26S जरूर चेक करना है, क्योंकि आज की तारीख में F&O के ट्रांजैक्शंस आपके AIS TIS में शो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप सही से ITR भर देंगे, अदरवाइज आपकी ITR है दोस्तों वो डिफेक्टिव हो सकती है। ब्रोकर की रिपोर्ट, चाहे 1 रिपोर्ट हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 ब्रोकर हो आपके, इन सभी की आपको रिपोर्ट को डाउनलोड करना है और उनको एनालाइज करना है। इनकी ऐप से भी कर सकते हैं दोस्तों, एंजल की, जीरोदा की और इसके बाद पेटीएम की कैसे डाउनलोड करनी है हमने डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर आप कहते हैं कि सर मेरा तो ब्रोकर का अकाउंट बंद हो गया है तो आप उनको मेल करें, उनको कॉल करें और वो आपको अपनी रिपोर्ट दे देंगे। तो दोस्तों अब हम आपको अपने ब्रोकर की रिपोर्ट पर लेकर के आ जाते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका किसी भी कंपनी का ब्रोकर हो। हमारे केस में आप यहाँ पे देख सकते हैं जीरोदा का नाम आ रहा है, क्लाइंट ID, क्लाइंट का नेम और पैन नंबर आ रहा है। इसके बाद में देख सकते हैं टैक्स P&L स्टेटमेंट 1/4/24 से लेकर के 31/3/25 है। हालांकि जब आप शुरू के अंदर आएंगे दोस्तों या इक्विटी के अंदर तो आपको यहाँ पे इंट्राडे, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ये देखिए इंट्राडे का प्रॉफिट इतना है, शॉर्ट टर्म में लॉस इतना है और लॉन्ग टर्म के अंदर कुछ है तो यहाँ पे आ जाने वाला है। इसके नीचे क्या होता है आपको पता होगा, इंट्राडे भी टर्नओवर कैलकुलेट करवाता है, तो टर्नओवर ब्रेकडाउन के अंदर आएंगे तो इंट्राडे की टर्नओवर आपको यहाँ दिखाई दे रही है। इसके बाद में ये इतने सारे खर्चे आपको दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आपको पता होगा
आपका LTCG या STCG का अगर खर्चा करते हैं तो अलग होता है, और इंट्राडे बिजनेस इनकम है इसका खर्चा आपको अलग क्लेम करना होता है। तो हमने यहाँ पे जो खर्चे लिखे वो STT के विदाउट, क्योंकि ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो होता है ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में आप क्लेम नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा STCG के और इंट्राडे के यहाँ पे हमने अलग अलग परसेंटेज निकाले हैं, वो भी मैं आपको बता देने वाला हूँ कि कैसे हमने ये खर्चे कैलकुलेट किए हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो आप ट्रेड वाइज के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका इंट्राडे का दिया गया है दोस्तों, कितने शेयर थे, कितने खरीदे, कितने बेचे, और ये आपका रियलाइज्ड P&L आ गया। ये अलग से यहाँ पे मैंने टैब बनाई है दोस्तों, जिसको कि टर्नओवर के नाम से जाना जाता है। अगर आप यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन भी देख सकते हैं कि टर्नओवर की कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पे दी है। अगर आप F2 करते हैं तो यहाँ पे आपको इक्वल टू लिखना है। जैसे आप इक्वल टू लिख देंगे, ABS लिखना है एब्सोल्यूट लिख करके, इसके बाद में आपको यहाँ पे इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है। तो आपका ये वाला कॉलम यहाँ पे एब्सोल्यूट में आ जाएगा। तो मान लीजिए 533 था, ये प्लस में आ जाएगा, 495 माइनस प्लस में आ जाएगा। मतलब ये वाले सारे के सारे कॉलम हैं आपके यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन ये आएंगे कैसे? प्लस के निशान में। तो नीचे आकर के जब इनका टोटल लगाएंगे आप इंट्राडे की टर्नओवर, हालांकि F&O की भी सेम ही प्रोसेस होता है, 127,304 आपकी इंट्राडे की प्रॉफिट और लॉस का टोटल आया है 127,304। और आप ऊपर आकर के देखेंगे तो 127,304 इन्होंने इंट्राडे की टर्नओवर यहाँ पे दे दी है। तो इस तरह से आप इंट्राडे की टर्नओवर निकालें। अब नीचे बात करते हैं दोस्तों खर्चों की। तो खर्चे लगभग आपको सेल पर भी देने पड़ते हैं और परचेज पर भी देने पड़ते हैं। तो आप सेल और परचेज टोटल इनकी निकाल लें। जैसे मैंने यहाँ पे निकाला दोस्तों, टोटल सेल ऑफ LTCG, STCG और इंट्राडे। लॉन्ग टर्म में कोई सेल नहीं थी, शॉर्ट टर्म और इसमें इतनी थी, और टोटल सेल हमारी इतनी थी। तो हमारी जो शॉर्ट टर्म की सेल थी दोस्तों वो हमारी थी 42% और इंट्राडे की थी 57%। तो यहाँ पे 42% हमने शॉर्ट टर्म में ले लिए और 57% यहाँ ले लिए हमने इंट्राडे के अंदर, और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को यहाँ शॉर्ट टर्म में हमने कंसीडर नहीं किया है। अब इंट्राडे के बाद दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट टर्म की ट्रेड्स में आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। जब आप अपनी ITR भरेंगे तो इंट्राडे के अंदर सिर्फ आपको दो ही चीजें डालनी होगी, आपकी टर्नओवर और आपका जितना भी प्रॉफिट था और जितने भी आपके खर्चे थे। लेकिन आपको क्लियरिटी होनी बहुत जरूरी है ताकि इन चीज़ों से आपको समझ आ जाए कि ये सारी की सारी चीज़ें काम कैसे करती है। बात करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, यहाँ पर भी आपको टोटल बाय वैल्यू और टोटल सेल वैल्यू ही डालनी है, ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना है। लेकिन क्लैरिटी के लिए मैंने आपको बताया कि आपको ये चीज़ें खर्चों की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो आपने अपनी यहाँ पे इक्विटी वाली देखी। इसके बाद जैसे ही म्यूचुअल फंड वाले हेड में आप आ जाएंगे तो म्यूचुअल फंड के अंदर भी आपको पता होगा शॉर्ट टर्म इक्विटी, यहाँ पे लॉन्ग टर्म इक्विटी, शॉर्ट टर्म डेट और आपका लॉन्ग टर्म डेट है, ये आ जाता है। इसको भी आपको फीड करना बता देंगे। अब हमारा दोस्तों मेन पार्ट आता है F&O का, जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है। F&O के अंदर भी आप फ्यूचर में भी काम कर सकते हैं और ऑप्शन में भी। ये देखिए दोस्तों, हमने ऑप्शन के अंदर काम किया था तो हमें लॉस हुआ था, फ्यूचर के अंदर इस क्लाइंट ने काम किया उसे प्रॉफिट हुआ, और इन दोनों की टर्नओवर इसने यहाँ पे निकाल कर भी दे दी है। इन दोनों की टर्नओवर, फ्यूचर की टर्नओवर और ऑप्शन की टर्नओवर और इंट्राडे की टर्नओवर, इन तीनों को मिलाकर के अगर 10 करोड़ से ऊपर नहीं जा रही है तो आपको किसी भी तरह की कोई ऑडिट है चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप अपनी ITR 3 का फॉर्म भर सकते हैं। अब आपको नीचे कुछ खर्चे दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, ये खर्चे जो हैं आपके बिजनेस से रिलेटेड ही होते हैं। तो ये सारे के सारे खर्चे आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लेम कर सकते हैं। तो हमारा इतना खर्चा टोटल हुआ है, इसको हम क्लेम करने वाले हैं। नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको दोस्तों ये देख सकते हैं बैंक निफ्टी वगैरह या जो भी है, यहाँ पे बाय वैल्यू, सेल वैल्यू और रियलाइज्ड प्रॉफिट आपका आ रहा है। यहाँ पे फिर से आपको अगर टर्नओवर निकालनी है तो उसका एक अलग से मेथड होता है, वो मैंने आपको बताया। और इसके नीचे हमारा फ्यूचर के अंदर ये देखिए दोस्तों, इसकी रियलाइज प्रॉफिट थी 3062 का प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट और लॉस को जोड़ना होता है तभी हमारी टर्नओवर निकलती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी 3062 ही हमारी टर्नओवर निकली है। और ऊपर की टर्नओवर भी मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया था, ABS का फॉर्मूला अगर आप यहाँ पे लगा देते हैं तो उससे भी आपकी निकल जाएगी। मैं आपको एक बार बता भी देता हूं। ABS लगाया और आपने यहां पे आकर के इसके बाद में इसको जैसे ही आप अपना क्लोज कर देंगे तो हमने ABS लगाया और साथ वाली सेल को सेलेक्ट कर लिया तो हमारा ये देखिए दोस्तों सेम टू सेम आ गया। इसका इतना सा मतलब है कि ये प्लस माइनस वाले को भी प्लस कर देगा। और नीचे आने के बाद हम इस टोटल अमाउंट पर यहाँ पे आकर के इसको छोड़ देते हैं। और यहाँ पे नीचे आने के बाद हम ऑल्ट इक्वल टू की अगर कोई कमांड लगाते हैं तो हमारा ये टोटल बता देने वाला है। तो आप यहाँ पे देखें, जैसे मैंने आपको कमांड लेकर के बताया, इस ABS की कमांड का यहाँ पे जब आप टोटल लेंगे और उस टोटल को आपको क्या कर देना है, एंटर मार के देखना है। तो हमारा यहाँ
यहाँ पे जो टोटल आ रहा है दोस्तों 236,814 आ रहा है, और इसी को ही आपको अगर ऊपर जाकर के अपने टर्नओवर साइड में देखेंगे तो यहाँ पर भी ये देख सकते हैं दोस्तों 236,814 आ रहा है। तो आपने अपनी टर्नओवर निकालनी सीख ली है और आपका जो प्रॉफिट या लॉस था वो ऑलरेडी आपको यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा अगर आपने कोई करेंसी के अंदर काम किया वो यहाँ आ जाएगा, कमोडिटी में काम किया यहाँ आ जाएगा, अदर डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर जो आपके खर्चे लगे हैं दोस्तों वो यहाँ पे आ जाएंगे। ओपन पोजीशन आपकी स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे आ जाने वाली है, इसके बाद क्लोजिंग की और ओपनिंग की, इसके बाद में आपको कोई डिविडेंड की कमाई हुई है तो टोटल डिविडेंड का यहाँ पे आ जाएगा। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हमें दिखा देने हैं, तो यहाँ पर इस डिविडेंड को आपको अपनी इनकम में दिखा देना है। इसके बाद में लेजर बैलेंस में आप आएंगे दोस्तों, आपको पता होगा आपका साल 31 मार्च 2025 को खत्म हो गया था और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है 2,38,000 रुपये, मतलब ये आपकी करंट असेस्ट के अंदर आपकी बैलेंस शीट के अंदर आ जाने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये ब्रोकर की रिपोर्ट है, अलग अलग ब्रोकर का अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है, लेकिन आपको अपनी टर्नओवर कैलकुलेट करनी है सिर्फ ऑडिट के लिए। इसके बाद में आपको अपना प्रॉफिट या लॉस है वो डिसाइड करना है और आपको कितने एक्सपेंस हुए हैं ये डिसाइड करना है। तो इसके लिए अब आप अपनी बैलेंस शीट कैसे बना सकते हैं उसके ऊपर हम आपको बैलेंस शीट के फॉर्मेट पर लेकर के चलते हैं जो हमने हमारी बैलेंस शीट को बनाया हुआ है। और दोस्तों आप भी अपनी बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं या इस फॉर्मेट को आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जिसका कि लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है वहां जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप ये देखेंगे दोस्तों जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो मैंने आपको शुरू में भी बताया था 1/4/24 से 31/3/25 का, ये हमारे ज़्यादा काम का नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए हमने फ्यूचर की ट्रेडिंग और ऑप्शन की ट्रेडिंग का अकाउंट बना दिया है। ओपनिंग कुछ नहीं था, क्लोजिंग कुछ नहीं था, इतना खरीदा इतना बेचा और ये हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ गया। सेम टू सेम आपको ऑप्शन के अंदर आ जाने वाला है। तो यहाँ पे हमारा जैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट आता है वो आप यहाँ पे आकर के देखेंगे तो हमारे टोटल परचेज और टोटल सेल आ चुकी है, लेकिन इनका एक तरफ प्रॉफिट और एक तरफ लॉस है। दोस्तों अगर आपको F&O के अंदर प्रॉफिट हुआ है तो आपको इस तरफ दिखाना पड़ेगा प्रॉफिट फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शन। अगर आपको कोई लॉस हुआ है तो आप यहाँ पे दिखाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा ये खर्चों वाली साइड होती है और ये हमारी इनकम वाली साइड होती है। तो अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट नहीं भी बनाते हैं और यहाँ से अपना काम स्टार्ट करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे इस केस में क्या हुआ दोस्तों, हमें प्रॉफिट फ्रॉम फ्यूचर्स में इतने का प्रॉफिट हुआ, हमें ये लॉस हुआ ये इतने का हुआ। हो सकता है आपको एक ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जितने भी हमारे चार्जेस थे दोस्तों यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी तक के, ये हमने वहाँ पे ब्रोकर की रिपोर्ट से सीधा ही उठा करके लेकर के आ गए। जैसे हमने डिस्कस किया था, कोई भी खर्चा हमने किया, मान लीजिए दोस्तों हमने रिचार्ज करवाए F&O करने के लिए, हमने कोई ऑफिस ले रखा था, हमने कोई कोर्स खरीदे, हमने सैलरी दी स्टाफ को, ये सारे के सारों को मिला करके टोटल हमारा इतना खर्चा हो जाएगा। और ऊपर जो इनकम हुई थी हमारी वो तो नामात्र की थी, हो सकता है आपके केस में यहाँ पे ये भी इनकम ना हो, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा ये आपका लॉस हो जाएगा। ये जो है आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम के अंदर माइनस में जाने वाला है। तो हमारे केस में 2,27,000 रुपये का लॉस हमें हो गया है, जिसको हम भर के दिखाएंगे। और वहीं पर अगर आपके पास इंट्राडे भी है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, नहीं तो इस पार्ट को आप आगे स्किप करें। इंट्राडे में हमारी परचेज थी और सेल थी और 30,000 का हमें प्रॉफिट हुआ था। लेकिन दोस्तों फिर से मैंने इंट्राडे के खर्चे आपको बताए थे कि इतने खर्चे आप यहाँ पे इंट्राडे के क्लेम कर सकते हैं, यहाँ पे आप STT भी कर सकते हैं, लेकिन सारा का सारा STT क्लेम ना करें। क्यों ना करें, क्योंकि कुछ STT आपका LTCG और STCG का भी था। एक और मैं बात आपको बताना चाह रहा था दोस्तों, 23 जुलाई 2024 को हमारा बजट आया था। इससे पहले कोई भी शेयर आपने बेचे थे, अगर आपने शॉर्ट टर्म में बेचे थे तो 15, लॉन्ग टर्म में बेचे थे तो 10, और इसके बाद शॉर्ट टर्म में बेचे तो 20 और लॉन्ग टर्म में 12.5 का टैक्स, क्योंकि यहाँ पर रेट का फ़र्क हो गया था। अगर आपको अलग अलग पता लग पा रहा है कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है तो बढ़िया है, नहीं तो आप अपने एक्सेल की फॉर्मूला में वहाँ पे डेटा डालें और डिटेल को उसको एनालाइज करें। वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोस्तों यहाँ पे 20% वाले में उसको दिखा देंगे तो कल को क्या है सेफ साइड आपकी रह जाएगी। अब हमारी कैपिटल अकाउंट और मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। ओपनिंग की कैपिटल यहाँ पे एक बार आपको नहीं डालनी है, गैस की सब्सिडी, सेविंग का ब्याज। अब ये देखिए इंट्राडे का हमारा प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा, FD का ब्याज, सैलरी अगर आपकी आ रही है, एग्रीकल्चर इनकम, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, डिविडेंड, कोई भी इनकम क्रेडिट साइड में जो P&L में नहीं आई या P&L का नेट प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा। ड्रॉइंग्स, LIC, ATC जो भी आपने खर्चे किए सब यहाँ पे आ जाएंगे। म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट की। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका लॉस फ्रॉम F&O, ये देखिए हमारा F&O में लॉस हुआ और हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में लॉस हुआ, क्योंकि ये सिर्फ हमारी पूंजी को घटा या बढ़ा रहा है, ज़्यादा इफेक्ट आपका नहीं पड़ता है। ये हमने शेड्यूल हर एक चीज़ के बना रखे हैं, आपके केस में एप्लीकेबल होता है तो बनाएं,
अब हम बैलेंस शीट पर आ चुके हैं। दोस्तों बैलेंस शीट के अंदर जब भी आप F&O का काम करेंगे तो आपको पता होगा यहाँ पे कुछ संपत्तियाँ फिक्स एसेट्स, जैसे कि आपके पास मोबाइल भी चाहिए, आपको दोस्तों PC भी चाहिए, आपको सेटअप भी चाहिए, तो ये सारी की सारी चीज़ें जब आप खरीदते हैं ये फिक्स एसेट के अंदर आ जाती है। और फिक्स एसेट में जैसे कि लैपटॉप पर 40%, कंप्यूटर पर 40%, किसी भी मशीनरी प्रिंटर पर 15% का डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हैं। ये थोड़ा सा पेचीदा आपके लिए हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए डेप्रिसिएशन का चार्ट भी हमने दे रखा है। यहाँ पे हर एक आइटम का डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसको आप अगर ढंग से एडजस्ट कर पाएंगे, दिखा पाएंगे, तब भी आप इसका क्लेम करें, अदरवाइज इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो हमने आपकी जो कन्वीनियंस के लिए इसको एक बार स्किप कर दिया है। हमारी फिक्स एसेट यहाँ पे आ गई है। हमारा दोस्तों स्टॉक वगैरह कुछ भी नहीं होता है तो डाल देंगे। हमने किसी से उधार पैसे लेने हैं, ये भी यूजुअली F&O के केस में नहीं होता है। इसके बाद में हमारे को यहाँ पे हमारा कैश, बैंक ये डाल देना है। इसके बाद हमारी एक FD थी, म्यूचुअल फंड में इतने पैसे लगा रखे हैं, जीरोधा का लेजर है और लॉन्ग टर्म में हमने इतने शेयर खरीद रखे हैं। दोस्तों हो सकता है कुछ डेटा आपके काम का ना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे दोस्तों कैपिटल ऑटोमेटिक यहाँ पे आने वाली है। आपने कोई लोन लिए थे बैंक वगैरह से या किसी पर्सन से लिए थे, वो सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे। और कोई किराया खर्चा आपने देना है तो यहाँ आ जाएगा। बाद में इस टोटल का और इस टोटल का जगह आप डिफरेंस निकालेंगे, जितना भी डिफरेंस आने वाला है ये दोस्तों आप सिंपली अपनी कैपिटल के ओपनिंग में ले सकते हैं। थोड़ा सा हैवी हो सकता है आपके लिए, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं कि ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे तो इन फ्यूचर में आप ही के लिए बढ़िया रहने वाला है। आपका सारा का सारा डेटा है, सारा का सारा रिकॉर्ड है, आपके ही काम आने वाला है। तो हमने अभी तक क्या किया दोस्तों, पहले तो F&O के जो रूल्स थे उनको हमने समझा, फिर हमने हमारी ब्रोकर की रिपोर्ट को हमने यहाँ पे देखा और समझा। इसके बाद में हमने P&L, बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट हमने यहाँ पे हमारा समझा। अब क्या करना है, ITR 3 का फॉर्म ऑनलाइन हमें इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर के भरना है, जिसके लिए अब हम आपको सीधा ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेके चलते हैं। तो दोस्तों अब सारी की सारी कैलकुलेशन रूल समझने के बाद में हम किसी भी ब्राउजर पर आप कोशिश करें, ये काम आप लैपटॉप या PC से करें, हो सकता है कंप्यूटर से भी आपका काम ये हो सकता है। पहली बार आप यहाँ पे आए हैं या रजिस्टर नहीं है तो पहले यहाँ रजिस्टर कर लें, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अदरवाइज आपको यहाँ पे लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको दोस्तों एंटर योर यूजर ID पूछा जा रहा है। यहाँ पे आप अपना पैन नंबर भी डाल सकते हैं, आधार नंबर भी डाल सकते हैं। इसके बाद में आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे पासवर्ड ध्यान है तो यहाँ पे डाल दें, इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर दें, नहीं तो इस फॉरगेट पासवर्ड के बटन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करके अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। अब हमने यहाँ पे हमारा पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दिया है तो हमारा इस तरह का दोस्तों पोर्टल है खुल जाने वाला है। ITR भरें या ना भरें, लेकिन भरने से पहले आपको AIS, TIS और फॉर्म 26S जरूर चेक करने हैं। और वहाँ पे कोई ट्रांजैक्शंस बोल रही है उनको भी जस्टिफाई करें। तो ऊपर आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों AIS का, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। फिर आपको एक नए वेब पेज पर ये लेकर के चले जाने वाला है। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे सिंपली फिर से इस AIS पर क्लिक कर देंगे। तो AIS पर क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों फाइनेंशियल ईयर आपका 24-25 ही सेलेक्ट करना है। तो AIS पर क्लिक करने के बाद फाइनेंशियल ईयर 24-25 यहाँ पे टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी जो TIS आ रहा है इस पे क्लिक कर देना है। आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में दोस्तों सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, रियल स्टेट, क्रिप्टो, शेयर मार्केट, सारा का सारा डेटा यहाँ पे शो होने वाला है। उसको आप मेक श्योर करें, ITR में दिखाना सुनिश्चित करें। दूसरा काम ई फाइल में आना है, इनकम टैक्स रिटर्न में आना है। यहाँ पे आने के बाद व्यू फॉर्म 26AS में आना है, जहाँ पर आपको दोस्तों आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट किसी ने कोई TDS वगैरह काटा, आई एग्री करें, प्रोसीड करें, व्यू टैक्स क्रेडिट कर दें। इसके बाद में आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 25-26, फिर आपको HTML और व्यू डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। और आपको पैन कार्ड के अगेंस्ट में किसी ने आपका TDS काटा, फॉर्म 15GH आपने दिया था, आपका TCS कलेक्ट हुआ, ये सारा का सारा डेटा यहाँ पे आ जाने वाला है। तो आपने दोस्तों ये सारा डाटा चेक कर लिया। अब हम रिटर्न फाइलिंग की ओर बढ़ते हैं। असेसमेंट ईयर आपको 25-26 करना है, ऑनलाइन करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। पहले ITR भरने की कोशिश की तो रिज्यूम फाइलिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग से आप नए सिरे से अपनी ITR स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर दिया है। आपके पैन कार्ड का 4th
करेक्टर P है तो आप इंडिविजुअल को सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करें। ITR के फॉर्म ये देखिए दोस्तों, बड़े ही टाइम बाद 4 महीने बाद ये देखने को मिला है कि 1 2 3 4 सभी के सभी आ रहे हैं। 3 पर क्लिक करें, प्रोसीड विद ITR 3 कर दें। अब दोस्तों ये बोलता है आपकी न्यू टैक्स रिजीम है वो डिफॉल्ट है। अगर आप न्यू में जाते हैं तो HRA, ATC, ATD, होम लोन इसकी छूट नहीं मिलेगी। इसकी छूट लेनी है तो ओल्ड में जाएं। ओके पर क्लिक कर दिया है। लेट्स गेट स्टार्टेड पर हमने क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपसे सवालों की बौछार होती है। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख से ज़्यादा है तो इसको सेलेक्ट करें। ये ट्रांजैक्शंस किए हैं तो इनको सेलेक्ट करें। समझ नहीं आ रहा है तो लास्ट के अंदर आपको अदर्स दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करके कंटिन्यू करें। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब दोस्तों आपको अपने शेड्यूल सेलेक्ट करने हैं। ये देखिए 17 शेड्यूल ऑलरेडी आपके सेलेक्ट है। यहाँ पे जर्नल के अंदर 1 आ रहा है, इनकम के अंदर 2 आ रहे हैं। तो आपको इनकम पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी की इनकम आ रही है तो इस पर क्लिक करें। होम लोन की छूट लेनी है तो इस पर क्लिक करें। कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आते हैं तो इस पर क्लिक करें। वर्चुअल डिजिटल एसेट क्रिप्टो करेंसी आती है, वीडियो पे क्लिक करें। अदर सोर्स आपका ये मैंडेटरी है, ये आपकी स्पेशल रेट की इनकम का टैक्स कैलकुलेट कर देगा। इसके अलावा शेड्यूल IF जो आ रहा है दोस्तों इन्फॉर्मेशन देगा। ये सारी चीज़ें आपको सेलेक्ट कर लेनी है। बिजनेस के अंदर आप जाएंगे तो जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर ये देखिए आपकी बैलेंस शीट तो फीड करनी है। मैन्युफैक्चरिंग F&O वालों को कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी होती है और हमारे हिसाब से तो दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं होता है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे मैंडेटरी है तो ये डेटा आएगा तो हम इसको 0 पर ही सबमिट कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे कोई और भी इंफॉर्मेशन है तो शेड्यूल GST वगैरह का डेटा आ जाएगा। डेप्रिसिएशन हम ज़्यादा पेचीदापन में आपको नहीं लेकर के जाएंगे, सिंपली आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको ये बोलेगा कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न हमने ऑलरेडी प्री फिल्ड कर दी है। आपको अपने AIS और TIS और 26AS से हमने काफ़ी सारा डेटा ले लिया है। आपको लगता है कि डेटा सही नहीं है तो आप उसको एडिट करके डिलीट करके चेंज कर दें, अदरवाइज उसको कन्फर्म भी कर सकते हैं। हमने कर दिया है दोस्तों ओके बटन पर क्लिक। अब हमारे ये सारे के सारे हेड शेड्यूल आ गए हैं जिनको हम एक एक करके आपको भर के बताएंगे। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बड़े ही आसान शब्दों में और आसान तरीके से हम भरने वाले हैं। आपको पार्ट A जनरल इन्फॉर्मेशन में आ जाना है। अब दोस्तों स्टेटस इंडिविजुअल आपका आ चुका है। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपको यहाँ पे आना है फाइलिंग स्टेटस पर। अब दोस्तों आप अपनी ITR कैसे भर रहे हैं, ड्यू डेट आपकी क्या है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने 15 सितंबर देने की वो नहीं की तो 31 जुलाई और एक्सटेंडेड का मतलब क्या हुआ, आपकी ड्यू डेट 15 सितंबर है तो आप इसी को ही यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए 139.1 आ चुका है। इसके बाद करते हैं तो दोस्तों 31 दिसंबर तक ये आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे इस ITR में आप अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको नीचे आ जाना है। अब आपको मेथड ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, इसका क्या मतलब हुआ। ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम का मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। बाय डिफॉल्ट आपकी न्यू टैक्स रिजीम है। अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहेंगे तो आपको यस करना पड़ेगा। ये कहता है बाय फाइलिंग 10 IEA आप यहाँ पे ऑप्ट आउट कर सकते हैं। अब आपको ये पूछेगा कि सेट A और सेट B, दो तरह से आपको ये पूछता है। हैव यू एक्सरसाइज 115 BSA 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजीम इन असेसमेंट ईयर 24-25। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, लास्ट ईयर में आप ओल्ड में गए थे क्या। अगर गए थे तो इसको यस करेंगे, नहीं गए थे तो इसको नो करेंगे क्योंकि आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे सेट A हमने किया ऊपर, फिर नीचे आएंगे तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे क्योंकि पिछली बार हमारी ITR 1 या 2 थी या 3 थी नहीं, या हम ओल्ड में नहीं गए थे तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। अगर हमने बिजनेस की इनकम भरी थी तो और हम न्यू के अंदर गए थे तो दोस्तों नो रखेंगे, और ओल्ड में गए थे तो यस करके उसका 10 IEA का एक्नॉलेजमेंट हम भर देंगे। तो हमने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर दिया है। इसके बाद में दोस्तों रेजिडेंशियल स्टेटस आपसे पूछेगा, रेजिडेंट कर दें। यहाँ पे 182 डेज आपको कर देना है। इसके बाद में मोस्ट ऑफ द यस नो के अंदर दोस्तों आपको नो 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 ही करने हैं। क्यों करने हैं, क्योंकि आप इनके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होते हैं। तो ये सारा का सारा डाटा डालने के बाद ऑडिट इन्फॉर्मेशन में हमें आ जाना है। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पार्ट है 44AA के अंदर होता है बुक्स ऑफ अकाउंट। ये क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट कितना माल खरीदा कितना बेचा, P&L अकाउंट कितना प्रॉफिट हुआ, कैपिटल अकाउंट कितनी पूंजी है, और बैलेंस शीट आपकी कैसे बनती है। वैसे कि इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है, लेकिन हमने इसके स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए लाइबल हैं या नहीं है। दोस्तों अगर आपको कोई लॉस हो रहा है, अगर आपका प्रॉफिट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, वैसे तो प्रोफेशनल के लिए तो 1,20,000 है, तो हम आपको यही रिकमेंड करेंगे आप सिंपली यहाँ पे यस कर दें, क्योंकि सारा का सारा डेटा आपका ब्रोकर की
रिपोर्ट से ऑटोमेटिक ही आ जाता है। अब बोलते हैं वेदर ही इज डिक्लेयरिंग इनकम अंडर सेक्शन 44A, B, A, D, क्योंकि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में नहीं जा रहे हैं तो इसको भी सिंपली नो कर देने वाले हैं। अब आपको टर्नओवर पूछा जाएगा। दोस्तों ये पूछता है इफ़ नो वेदर द टर्नओवर उसकी है 1 करोड़ से ज़्यादा है या 1 करोड़ से 10 लाख करोड़ के ज़्यादा है। टर्नओवर 1 करोड़ से हमारी ज़्यादा नहीं है तो हमने यहाँ पे इसको नो कर दिया है। इसके बाद अगला सवाल पूछा जा रहा है कि आर यू लाइबल फॉर ऑडिट। ऑडिट क्या होता है दोस्तों? अगर 10 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर है या पिछले साल आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में 44AD वगैरह में गए थे और इस साल आप 6% से कम दिखा रहे हैं, तब भी आपको ऑडिट करवानी है, अदरवाइज कोई ऑडिट नहीं करानी है। तो हमने सिंपली यहाँ पे नो कर दिया है। इसके बाद में दोस्तों आप नेचर ऑफ बिजनेस में आ जाएंगे, यहाँ पे ऐड अनदर पर क्लिक कर देंगे। अब आपको मैंने कोड बताया था F&O का, जो नया कोड है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुका है। यहाँ पे कोड संख्या दोस्तों 21010 आ रहा है आपका। वैसे तो आपको पता है कि इनका जो डिपार्टमेंट का जो भी इनकी यूटिलिटी वगैरह है, कई बार ये प्रॉब्लम करती है, लेकिन आप यहाँ पे ट्रेड नेम, आप अपना जो भी नाम है वो यहाँ पे आप अपना नाम डाल दें। अगर ये काम आप फर्म के नाम से कर रहे हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको क्या डालना है? फ्यूचर एंड ऑप्शंस डाल देना है। जो भी आप काम कर रहे हैं दोस्तों, इंट्राडे कर रहे हैं तो इंट्राडे डाल देना है। और ये डालने के बाद में आपको क्या करना है? सिंपली नीचे आपको आ जाना है और सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपके नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर हम यहाँ पे आ गए हैं। कोड दोस्तों मैं एक बार आपको फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ। हमने वैसे हमारे जो चैनल है व्हाट्सएप पे उस पर डालते रहते हैं। हमारा जो है दोस्तों चैनल CA सुमित शर्मा के नाम से है, उसका डिस्क्रिप्शन भी हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उसमें भी आप रेगुलर अपडेट के लिए हमें फॉलो कर लें। 21010 ये है F&O के लिए। इसके अलावा अगर आप स्पेकुलेटिव करते हैं तो 21009 हो गया इंट्राडे के लिए। अगर आप सेल परचेज को बिजनेस दिखाते हैं तो 21011 हो जाएगा। ये कोड आपको यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट कर लेने हैं। तो हमारा कोड सेलेक्ट हो गया है। बैंक डिटेल के अंदर दोस्तों जितने भी बैंक अकाउंट हैं वो सारे के सारे आपको ऐड अनदर करके ऐड करने हैं। एटलीस्ट 1 अकाउंट नॉमिनेट फॉर रिफंड और वैलिडेट होना चाहिए, नहीं तो आपको ये एरर दे देगा बाद में कि आपने ये चीज़ नहीं की है। अब आपको इस करंट ईयर में, आपने पिछले साल में तो बता दिया था, डू यू विश टू ऑप्ट आउट ऑफ, इस साल आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं या ओल्ड में? अगर आप नो कर देंगे तो आप न्यू में चले जाएंगे, अगर आप यस कर देंगे तो आप ओल्ड में चले जाएंगे। तो ये चीज़ हमारी स्किप रह गई थी, तो हमने यहाँ पे नो पर क्लिक कर दिया है। जैसे ही नो पर क्लिक करेंगे दोस्तों, अब आपको ऑप्ट आउट के लिए बोला जा रहा था, वो अब ऑप्ट आउट के लिए आपको नहीं बोलेंगे। और भी कोई क्वेरी आपकी रह जाती है तो उस पर भी ये आपको एरर दे देगा कि ये चीज़ आपकी रह गई है, उसको आप उसके अकॉर्डिंग सही करके आप कन्फर्म कर दें। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इट्स गुड कीप गोइंग पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन हमारा कन्फर्म हो चुका है। अब दोस्तों स्टार्टिंग के अंदर ही, क्योंकि बिजनेस की बैलेंस शीट है, ITR जो है हमारी इसकी है, F&O की है, तो हमें यहाँ पे सीधा ही बैलेंस शीट के ऊपर लेकर के आ गया है। बैलेंस शीट ज़्यादा दोस्तों भारी भरकम चीज़ नहीं होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे? आपके पास कैश इन हैंड होगा, आपके पास बैंक होगा, आपके पास जो जीरोदा या उसकी ब्रोकर का जो बैलेंस होगा अकाउंट का, और आपके पास कोई होल्डिंग होगी। ये 3-4 चीज़ें तो आप अपनी डाल ही सकते हैं। सिर्फ इस बिजनेस से रिलेटेड ही बैलेंस शीट डालनी है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी सारी की सारी आगे पीछे की पीढ़ियों की सारी की सारी डिटेल डालेंगे। अब दोस्तों सोर्स ऑफ फंड और यहाँ एप्लीकेशन ऑफ फंड, मतलब अगर आपकी बैलेंस शीट है तो लाइबिलिटी साइड का तो यहाँ आ जाएगा और एसेट साइड का डेटा यहाँ आ जाने वाला है, जिसको हम भर के दिखाने वाले हैं। सोर्स ऑफ फंड पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों ये देखिए प्रोप्राइटर जो आपकी कैपिटल पूंजी हमने निकाली थी, आपको नहीं पता है तो इसको राउंड फिगर में लास्ट के अंदर डालें, एडिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जाएंगे तो जैसे ही प्रोप्राइटर की कैपिटल पर जाएंगे तो हम हमारी बैलेंस शीट के हिसाब से हमारी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे फीड कर देने वाले हैं। बैलेंस शीट के अंदर ये देखिए दोस्तों हमारी कैपिटल इतनी है, सिक्योर्ड लोन इतने हैं, अनसिक्योर्ड लोन इतने हैं, फिक्स एसेट इतनी है, सन्ड्री डेटर्स इतने हैं। क्योंकि एक एक चीज़ को आपको मैन्युअली फीड करना पड़ेगा, तो इस चीज़ का आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। हमने यहाँ पे हमारी कैपिटल पूंजी जो है वो डाल दी है। आपकी नहीं है तो आप इसको 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये, जितना है उतना भी डाल सकते हैं। सेकंड नंबर लोन फंड पर हमने यहाँ पे क्लिक किया। दोस्तों कोई बैंक से लोन लिया है तो सिक्योर्ड लोन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे बैंक वाला डाल देंगे। नीचे अनसिक्योर्ड लोन किसी भाई रिश्तेदार से लिया है, फ्रॉम यहाँ पे डाल करके ये भी डाल देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों हमने यहाँ पे बैंक वाला लोन और अदर लोन ले लिया है। आपका डेटा नहीं है तो आप सिंपली 0 कर दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एडवांसेस के अंदर अगर
अगर आपका किसी से एडवांस आया हुआ है तो वो डाल दें, अदरवाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो हमारी यहाँ पे कैपिटल, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड लोन आ गए हैं। इसके बाद में दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ फंड में आ जाना है। कोई फिक्स असेट है आपकी तो एडिट करेंगे, इस फिक्स असेट पे क्लिक करके आपकी, जैसे कि मैंने आपको बैलेंस शीट में बताया था, हमारी जो फिक्स असेट है वो 20,25,000 है। हो सकता है आपकी ना हो, ज़्यादा हो, कम हो, तो उसके हिसाब से आपको अपना सारा का सारा डाटा डालना है। अब यहाँ पे हमने 20,25,000 डाल दिया है। इसके अलावा दोस्तों वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह तो ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग में आता है। इन्वेस्टमेंट, अगर आपने कहीं पैसा कोई लगा रखा है गवर्नमेंट एंड अदर सिक्योरिटी कोटेड में, तो आप यहाँ पे अपनी होल्डिंग के अमाउंट डाल सकते हैं बैलेंस शीट के हिसाब से। यहाँ पे आप अपनी अनकोटेड जो भी एफडी वगैरह है डाल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर ये देखिए इक्विटी शेयर, किसी की कंपनी के अंदर शेयर हैं, प्रेफरेंस शेयर हैं, ये शॉर्ट टर्म है। अगर आपने 12 महीने से पहले उनको बेच देना है तो ये आपका डाटा सारा का सारा यहाँ आ जाएगा दोस्तों। करंट एसेट के अंदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं डालनी है, आप सिंपली यहाँ पे सेव कर देंगे। अब ये बोलता है कि आपका मैच नहीं कर रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों। करंट एसेट के अंदर जाकर के आपको यहाँ पे अपनी रॉ मटेरियल, आपके सन्ड्री डेब्टर्स हैं, जितने आपने उधार किसी से लेने हैं, आपका कैश, आपका बैंक बैलेंस, आपका करंट अकाउंट, इसके अलावा आपकी कोई और बैलेंस विद रेवेन्यू अथॉरिटी में आपका किसी ने कोई टीडीएस वगैरह काट लिया है वो आ जाएगा। यहाँ पे जो क्रेडिट साइड में बैलेंस शीट का सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ आ जाएगा। आपने किसी को कोई लोन देना है वो यहाँ आ जाएगा। आपने कोई प्रोविजंस बना के रखे थे वो यहाँ आ जाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे हमारा जो भी डेटर्स था, कैश का बैलेंस था, बैंक का बैलेंस था, सारा डाल करके सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी दोस्तों बैलेंस शीट है वो मैच हो जाने वाली है। हमें यहाँ पे कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है, क्योंकि ये थोड़ा सा पेचीदा काम हो सकता है। आपको दोस्तों हम हर बार बताते हैं कि प्रॉपर रूल रेगुलेशन से चलें ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट पर आ जाएंगे दोस्तों। ट्रेडिंग अकाउंट पर बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि आप अगर कोई सेल करते हैं तो वो आएगी, क्योंकि आपका जो F&O है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकाउंट आता है। अब मान लीजिए आपने 15 करोड़ रुपए के कोई F&O बेचे हैं और उसको 14 करोड़ 90 लाख के खरीदे थे, तो आपको तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 लाख का ही प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर आप सेल 15 करोड़ डाल देंगे तो 10 करोड़ से ज़्यादा मैंडेटरली रूप से आपकी उसके ऑडिट में पकड़ लेगा, क्योंकि CPC बेंगलोर ने ही आपकी सारी की सारी यहाँ पे प्रोसेसिंग करनी है। तो हमारे इस केस में क्या होगा दोस्तों, हम इसको सिंपली यहाँ पे कन्फर्म करने वाले हैं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम यहाँ पे किसी भी चीज़ को नहीं डाल रहे हैं। लेकिन नीचे इंट्राडे वाली इनकम है, ये देखिए दोस्तों पार्ट बी के अंदर, वहाँ पर आप अपनी डाल सकते हैं कि आपने अगर इंट्राडे में भी कोई काम किया है तो उसको किस हिसाब से आपने यहाँ पे शो ऑफ करना है। जो इंट्राडे के अंदर आएंगे तो 12A के अंदर देखिए दोस्तों आपकी टर्नओवर कितनी है इंट्राडे की, यहाँ डल जाएगी, और आपकी इनकम कितनी हुई है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आप उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो हम आपको यहाँ पे ब्रोकर की रिपोर्ट भी दिखा देने वाले हैं। ब्रोकर की रिपोर्ट में जैसे आप इक्विटी के अंदर आएंगे दोस्तों, तो ये देखिए हमारी इंट्राडे की टर्नओवर थी इतनी और हमारा इंट्राडे का प्रॉफिट था इतना। इसको आप अपने हिसाब से इन दोनों चीज़ों में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया हमने, हमारी दोस्तों इंट्राडे की टर्नओवर और इंट्राडे का हमने प्रॉफिट डाल दिया। इसके बाद में हमें ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ ये 2 ही चीज़ें डालनी है। अब हमें क्या कर देना है, कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही हम कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट भी कन्फर्म हो जाने वाला है। यहाँ पे आके देखें हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो गया है कन्फर्म। हम कोशिश तो यही कर रहे हैं दोस्तों कोई कमी ना छोड़ें, लेकिन फिर भी कोई कमी रह जाती है तो आगे जाकर के आपको ये बता देने वाला है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर से हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट आ चुका है दोस्तों। यहाँ पे इंट्राडे की प्रॉफिट या लॉस है ऑटोमेटिक ही आपका आ जाएगा। अब हमें क्रेडिट टू P&L और डेबिट टू P&L, सबसे पहले तो आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन की डिटेल यहाँ पे डालनी है। अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में इनकम हुई है तो इस कॉलम में आएगी, अगर आपको लॉस हुआ है तो इस कॉलम में आने वाला है। अब हमारे इस केस में क्या है दोस्तों, अगर मान लीजिए प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट पर क्लिक करेंगे और एडिट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको अलग अलग दिखा रहा है, ये देखिए रेंट, कमीशन, डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये सारी की सारी बिजनेस की इनकम है। अगर आपको कोई हुई है तो उस हिसाब से आपको डालना है। और यहाँ पे नीचे आपको ऐड ब्रेकअप वैल्यू के ऊपर आ जाना है। जैसे ही यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों इनकम के अंदर आएंगे। मैं आपको आपकी बैलेंस शीट में ट्रेडिंग अकाउंट में लेकर के आना चाहता हूँ। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, आपको दोस्तों जो प्रॉफिट फ्रॉम फ्यूचर्स हुआ था ये हुआ था 3,063 रुपये का, और यहाँ पे लॉस फ्रॉम ऑप्शंस हुआ था। हो सकता है आपके केस में एक ही चीज़ हो तो आपको एक डालना है। अब हमें क्या करना है, ये प्रॉफिट फ्रॉम फ्यूचर्स है, इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं और 3,062
यहाँ पे फिर से आप आएंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया है दोस्तों उसका जो भी हमारा नेचर था, तो हमने यहाँ पे दोस्तों कंट्रोल वी किया और यहाँ पे 3062 रुपये की हमारी जो प्रॉफिट था फ्यूचर से वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब क्या करेंगे, हम सिंपली सेव बटन पर क्लिक कर देंगे और कोई भी अदर इनकम आपकी आ रही है तो उसको भी आप डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको प्रॉफिट हुआ ही नहीं है फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो आपका ये क्रेडिट वाला लगभग खाली चला जाएगा। अब हमारे खर्चे और किसी भी तरह का कोई दोस्तों लॉस था इस पे क्लिक करेंगे, इस एडिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब ये खर्चे तो देखिए दोस्तों आपको अगर अलग से डिटेल में आ रहे हैं, पावर, फ्यूल, रेंट, पावर बिल्डिंग, तो आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद इंश्योरेंस में, कंपनसेशन में, कमीशन में, रॉयल्टी में, आपने कोई खर्चा करने के लिए होटल, ट्रैवलिंग, फॉरेन, कन्वेंस, टेलीफोन, दोस्तों आपको जो जेन्युइन खर्चे आपको लगते हैं कि मैंने बिजनेस से रिलेटेड किए हैं और उसको आप प्रूफ भी कर पा रहे हैं, उसको आप यहाँ पे अलग अलग डालते रहें। इसके बाद अदर एक्सपेंसेस, ये देखिए 46 नंबर पर अदर एक्सपेंसेस स्पेसिफाइड द नेचर, इस पे आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे ऐड अनदर पर क्लिक करना है। अब हमारे केस में दोस्तों लॉस हुआ था, मैंने आपको बताया था लॉस फ्रॉम ऑप्शंस हुआ था, तो इसको भी कंट्रोल सी करके हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल जैसे ही हम यहाँ पे दोस्तों इस डेटा को कॉपी करेंगे, हमारा है 7336, हो सकता है आपके केस में कम हो, ज़्यादा हो, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पे लिख देना है 7336। मान लीजिए 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए आपको लॉस है, तो आप यहाँ पे लॉस फ्रॉम ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स लिख दें और आप यहाँ पे सेव कर दें। लेकिन सेव करने से पहले दोस्तों कुछ और डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारी ये ब्रोकरेज, इंश्योरेंस, कमीशन, ये सारे के सारे खर्चे भी तो हमने क्लेम लेने हैं। आप रेंट को रेंट में डाल दें, कोर्स परचेज और सैलरी को डाल दें, बाकी इन सभी खर्चों को आप अलग अलग यहाँ पे ब्रेकअप वाइज डाल देने वाले हैं, ताकि आपका सारा का सारा डेटा, देखिए ब्रोकरेज हमारी 1820 रुपये यहाँ पे आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसी पोर्टल में वापस से आके ऐड अनदर पर आ जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे ब्रोकरेज लिख देंगे, जो नेचर आ रहा है यहाँ पे ब्रोकरेज लिख करके हम डाल देंगे 1820 रुपये। इसी तरह से दोस्तों ऐड अनदर करके सारे के सारे खर्चे आपको यहाँ पे डाल देने हैं। इसके अलावा और भी कोई अदर एक्सपेंसेस हैं, सारे के सारे डाल देंगे। कोई आपने किसी को ब्याज चुकाया, इंटरेस्ट पे किया, तो इस पर क्लिक करेंगे, अदर्स को दिया, किसको दिया, बैंक को दिया, ये सारा डेटा डालने के बाद आपको दोस्तों क्या करना है, सिंपली सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब ये देख सकते हैं दोस्तों आपका क्रेडिट और आपका लॉस वगैरह सब आ चुका है। अब नीचे आएंगे तो आपको ये देखिए दोस्तों, इफ रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन आर नॉट मेंटेन, तो आप अपनी जो यहाँ पे पिछले साल की प्रीवियस ईयर के हिसाब से आपकी जो प्रोफेशन थी, तो आप अपनी ट्रेडिंग, टर्नओवर फ्रॉम स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, ग्रॉस प्रॉफिट और एक्सपेंडिचर, अगर आपको लॉस हो रहा है तो दोस्तों इस केस में आपको यहाँ ना जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। अदरवाइज क्या कर सकते हैं, आप अपनी इंट्राडे की टर्नओवर, आपका जो प्रॉफिट हुआ और जो भी खर्चे हुए उनको आप यहाँ पर भी शो कर सकते हैं। तो अगर आपने वहाँ पे प्रॉपर शो किया है तो ये माना जाता है कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की है। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं है तो यहाँ पर डाल करके आपको सिंपली कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका P&L भी कन्फर्म हो चुका है। शेड्यूल सैलरी के अंदर फॉर्म नंबर 16 अगर आपको मिलता है दोस्तों, तो यहाँ से सारा का सारा डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर के आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे ग्रोस सैलरी पर क्लिक करेंगे, ऐड ब्रेकअप पर क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे अपने एम्प्लॉयर की सारी डिटेल डालनी है। फिर आपको दोस्तों 17(1) यहाँ पे बेसिक सैलरी डालनी है। इसके बाद 17(2), 17(3) डाल करके और भी कोई अमाउंट आपको डालनी है दोस्तों। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए जो जो चीज़ें आपको लगता है कि यहाँ पे ले लेनी चाहिए आपको फॉर्म 16 के हिसाब से, वो आपको सिंपली डाल देनी है। तो हमारे केस में सैलरी की इनकम हम नहीं दिखा रहे हैं और आपको अलाउंसेस की छूट लेनी है दोस्तों, HRA वगैरह की तो छूट यहाँ आ जाएगी। इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो डिटेल में बना रखी है, लेकिन हमारा जो मेथड था, हमारा तरीका था, वो आपको सिर्फ और सिर्फ F&O की इनकम को समझाना और बताना था। लेकिन फिर भी दोस्तों कोई टेंशन वाली बात नहीं है हमारी। ये देखिए सैलरी की इनकम कन्फर्म, हाउस प्रॉपर्टी, शेड्यूल BP, बिजनेस और प्रोफेशन का जो शेड्यूल है दोस्तों वो आपको यहाँ पे पूछ रहा है। लेकिन हमारा इनकम जो है फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन और स्पेकुलेटिव इनकम है, तो एडिट करेंगे तो आपको पता होगा यहाँ पे आने के बाद आपका जो भी प्रॉफिट था और जो भी लॉस था, ये देखिए हमारा इंट्राडे का लॉस और स्पेकुलेटिव का प्रॉफिट यहाँ पे शो कर रहा है। अब दोस्तों हमारा कैपिटल गेन, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपने शेयर्स को होल्डिंग की थी, अगर आपने डिलीवरी में लिया था, तो शॉर्ट टर्म का यहाँ आ जाएगा और लॉन्ग टर्म का यहाँ आ जाने वाला है। आपको शेड्यूल CG पर आ जाना है, जो कि कैपिटल गेन होता है। यहाँ पे आपको आपके जो ब्रोकर की रिपोर्ट के हिसाब से दोस्तों, ये देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आता है शॉर्ट टर्म। अगर आपने
आपने 12 महीने से पहले किसी शेयर को लिया, लॉन्ग टर्म 12 महीने से बाद में किसी शेयर को बेचा। तो जैसे ही हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म में क्लिक करेंगे, अब हमें फिर से अलग अलग ऑप्शन दिए जा रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है दोस्तों, ये हमारा शेयर और इक्विटी सेक्शन 111A के अंदर हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना म्यूचुअल फंड है इक्विटी वाला वो भी ले सकते हैं और आप अपने शेयर भी ले सकते हैं, लेकिन डेट वाले म्यूचुअल फंड आपको यहाँ नहीं लेने हैं। उसको कहाँ लेने हैं, नीचे आने के बाद 6 नंबर पर आपको दे रहा है कि फ्रॉम सेल ऑफ एसेट अदर देन ये, तो डेट वाले म्यूचुअल फंड यहाँ आ जाएंगे, इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड और इक्विटी शेयर आपके यहाँ पे आ जाएंगे। जो 3 नंबर वाला ऑप्शन है इसके आपको क्लिक कर देना है, फिर ऐड अनदर पर क्लिक कर देना है। सेक्शन दोस्तों 111A लेना है। अगर आपने शेयर 23 जुलाई से पहले बेच दिए और बाद में बेच दिए, क्योंकि अगर आपने पहले बेचे थे तो उस पर तो 15% टैक्स था और बाद में आपको पता है टैक्स 20% हो गया था, तो आपके ब्रोकर के हिसाब से यहाँ पे सेल की वैल्यू लेनी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कितने के सेल किए थे। मान लीजिए हमारे केस में दोस्तों हमने यहाँ पे 1 लाख रुपये के शेयर सेल किए थे, तो हमने यहाँ पे 1 लाख ले लिया। वो परचेज कितने के किए थे, हमने किए थे दोस्तों 99,000 के परचेज किए थे, तो हमने यहाँ पे ले लिया। अगर उसको खर्चा करना था आपको, एसटीटी के अलावा जो भी खर्चे लगे थे, मान लो 200 रुपये हुए थे, तो हमारा 800 रुपये का जो है यहाँ पे कैपिटल गेन आ चुका है, हमने सेव कर देना है। अगर आपके पास अलग से रिकॉर्ड है कि मैंने तो 23 जुलाई से पहले ही बेचे थे, तो वो आपका वहाँ पे आ जाने वाला है। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन है, नहीं पता लग रहा है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, बाद वाले में ही लिखें, ताकि कल को आपको कोई दिक्कत ना आए डिपार्टमेंट की तरफ से। और शॉर्ट टर्म में मैंने आपको बताया 6 नंबर में आप यहाँ जाएंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में जो अनकोटेड शेयर्स और अदर देन ये थे, इसकी यहाँ पे सेल और परचेज वैल्यू डाल देंगे, तो आपके इक्विटी वाले तो ऊपर हो गए थे और डेट वाले आपके यहाँ पे आ जाने वाले हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपकी आ चुकी है। सेम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन BI के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, फिर से आपको काफ़ी सारी चीज़ें पूछेगा कि आपने लॉन्ग टर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें ली हैं। ये देखिए प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारे बॉन्ड्स वगैरह भी नहीं आने वाले हैं। इसके बाद सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं, ये भी नहीं, आपको अनलिस्टेड शेयर्स नहीं लेने हैं। अब आपके ये देखिए सेक्शन 112A वाले इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, इनके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, एडिट पर क्लिक करना है दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने जो कितनी तारीख को लिए थे और कितनी तारीख को बेचे थे, वो डिटेल आप यहाँ पे डाल करके आप अपनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी वाले डाल देंगे। अगर आपको लॉन्ग टर्म डेट वाले डालने हैं तो नीचे आने के बाद आपको असेस्ट अदर देन ये जो 10 नंबर का आ रहा है, यहाँ पे आपको डेट वाले म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के डाल देने हैं। ये डालने के बाद सिंपली आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कन्फर्म हो चुका है। VDA जो आपकी क्रिप्टो करेंसी की इनकम है उस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि VDA के अंदर आपको यहाँ पे ऐड अनदर करना पड़ेगा। कब आपने क्रिप्टो खरीदी थी, कब बेची थी दोस्तों, कितने की खरीदी थी और सेल कंसिडरेशन है वो कितने की बेची थी, ये डाल करके आप सिंपली क्रिप्टो करेंसी में आ सकते हैं। इसके बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 2 तरह की इनकम होती है दोस्तों। एक आपकी नॉर्मल FD की ब्याज की इनकम होती है, दूसरी आपकी होती है कोई लॉटरी, कोई इस तरह से ड्रीम 11 गेमिंग की इनकम आई है। तो आप यहाँ पे देखें, आपको अगर नॉर्मल FD वगैरह का सेविंग का ब्याज है तो यहाँ पे नॉर्मल आ जाएगा, और नहीं तो स्पेशल रेट में आ जाएगा। ASTA से लगभग तो डेटा आ जाएगा, नहीं तो क्लिक करके एडिट करके आपको जो जो डेटा चेंज करना है वो डेटा आप अपना चेंज करके अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। कोई और पार्ट टाइम इनकम है तो ऐड अनदर पर जाकर के ट्यूशन की इनकम, जॉबर की इनकम दिखा सकते हैं। उसके बाद में हमने कर दिया है कन्फर्म बटन पर क्लिक। दोस्तों मैं आपको फिर से बता रहा हूं, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रॉपर डेटा जितना ज्यादा आपके पास होगा उतना ही आपका फायदा है। इसके बाद में दोस्तों सेट ऑफ लॉसेज है, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड है, फिर कैरी फॉरवर्ड है, फिर AMTC है, शेड्यूल IF है, ये पार्टनरशिप के कारण होता है। चैप्टर 6A है, ये ओल्ड टैक्स रिजीम में छूट नहीं मिलती है। इसके बाद में इसोप है। पार्ट B टोटल इनकम के अंदर आपको आ जाना है दोस्तों। आपकी अलग अलग हेड से इनकम बता देगा। ये देखिए सैलरी की, हाउस प्रॉपर्टी की, PGBP की, कैपिटल गेन की, जितनी जितनी इनकम आपने कमाई है वो दिखा देने वाला है। इसके बाद में कोई लॉस हुआ है, ये देखिए दोस्तों कन्फर्म करें, आपका ये जो लॉस है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाने वाला है। जैसे ही आप यहाँ पे लॉस ऑफ करंट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। F&O का जो लॉस है वो आगे के 8 सालों में जाएगा, और इंट्राडे वाला जो लॉस है वो आगे के 4 सालों में सिर्फ इंट्राडे से ही होने वाला है। तो हमने यहाँ पर भी कन्फर्म कर दिया है। अब हमारा कोई टैक्स बनेगा तो यहाँ पे हमें बना देगा दोस्तों। अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो यहाँ आ जाएगा, तो आपके लिए खुशखबरी है। अगर आपका कोई टैक्स पेबल बनता है, मान लीजिए यहाँ पे 10,000 रुपये आपका टैक्स बन गया है, ब्याज ब्यूज लगा करके वो सब तैयार कर देंगे, तो आपको क्या करना है, सेकेंड लास्ट के अंदर यहाँ पे आपका टैक्सेज पेड आ रहा है, इस टैक्सेज पेड पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ
असेसमेंट टैक्स भरना पड़ेगा, जिसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। सैलरी पर टीडीएस काटा यहाँ, अदर देन सैलरी यहाँ, 16 BCDE वाला यहाँ, किसी ने कोई टीसीएस कलेक्ट किया यहाँ, आपने कोई एडवांस टैक्स भरा था ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा। नहीं भी आ रहा तो इस पर क्लिक करें, यहाँ पे ऐड अनदर करें। आपने जो चालान दोस्तों भरा था सेल्फ असेसमेंट का या एडवांस टैक्स का, BSR कोड, चालान नंबर, डेट वगैरह डालने के बाद आपको सिंपली सेव कर देना है और कन्फर्म कर देना है। लास्ट में फिर से आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाना है। इसका क्या मतलब होता है कि जो हमने ITR भरी है वो सही है, उसमें कोई कमी पेशी तो नहीं है। यहाँ दोस्तों इस चेकबॉक्स को क्लिक करने के बाद किस जगह पर बैठ करके इस फार्म को भर रहे हैं, इसके बाद में प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है। अब दोस्तों कोई भी कमी आपको देखिए, एक ही क्लिक पर हमने कोई भी फर्स्ट टाइम ये ITR को भर के दिखाने वाले थे, लेकिन अगर आप बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से भरेंगे तो कोई कमी नहीं आएगी। यहाँ पे आपको कोई कमी दिखाएगा तो उसकी एक लिस्ट आ जाने वाली है दोस्तों, तो उसके बाद में आप इस क्लिक करेंगे और उसको वहाँ पे लेकर के चले जाएंगे। अब हमें प्रीव्यू पर आ जाना है। प्रीव्यू पर आने का मतलब है हमने जो भी फॉर्म भरा था वो भरा भराया फॉर्म हमें यहाँ पे फिर से दिखा देने वाला है। प्रॉपर उसको चेक करें, फिर आपको वैलिडेशन के ऊपर भी आ जाना है। यहाँ पर भी कोई कमी पेशी होगी तो आपको बता देगा, अदरवाइज यहाँ पर भी आपका सक्सेसफुल होने के बाद अब आपको वेरिफिकेशन पर आ जाना है। दोस्तों 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। E-वेरीफाई नाउ को ही रेकमेंड करते हैं, हैंड टू हैंड आधार OTP से कर दें, नहीं तो 30 दिनों के अंदर अंदर कभी भी कर दें, या आप CPC बेंगलुरु में साइन करके भेज सकते हैं। E-वेरीफाई नाउ किया, कंटिन्यू पर क्लिक किया। अब दोस्तों आई वुड लाइक टू यूजिंग आधार OTP किया और कंटिन्यू पर क्लिक करके आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP आपको कर देना है। अब दोस्तों आपके 6 डिजिट का एक OTP है आपके आधार वाले मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। वो डालने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों OTP डालने के बाद आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। आप उसके बाद में इस रिटर्न को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, फिर आपको ITR रिवाइज ही करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल श्योर हैं तो दोस्तों सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों जो सबमिशन का लेवल है, सबमिटेड सक्सेसफुली, नो एरर फाउंड। इसका मतलब आप अपनी ITR को सक्सेसफुली भर चुके हैं। प्रोसीड बटन पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो अब दोस्तों यहाँ पे यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न। आपने अपनी रिटर्न को भर भी दिया है और उसको वेरीफाई भी कर दिया है, और आपके इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल ID पर आपको दोस्तों हम नोटिफिकेशन, प्रोसेसिंग वगैरह के और सारी की सारी चीज़ों को नोटिफाई करते रहेंगे। अब आप डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी ITR की रिसीट को, तो जिसके ऊपर आप डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों भरी हुई ITR आपकी डाउनलोड हो जाने वाली है। और जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपकी ITR फाइल हो चुकी है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 आ रहा है, ताकि ये देखिए दोस्तों आप अपनी बिल्कुल करेक्ट और एग्जैक्ट ITR का फॉर्म भरें। जो भी इनकम, जो भी रिफंड आपने मांगा था वो सारा का सारा यहाँ पे आपका आ जाने वाला है। आप भी ITR भरने से पहले AIS, TIS और 26S को जरूर चेक करें। और दोस्तों हम आपको ये रेकमेंड करेंगे कि किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लेकर के ही आप ITR भरें। कोई पर्सनल CA आपके होने चाहिए, ऐसा केस नहीं है तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप करके हमारी सेवाएं ले सकते हैं बिल्कुल रीजनेबल रेट्स पर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर भी करना है जिन्हें पेंशन की इनकम आती है, जिनके घर में किसी भी पेंशन में इनकम आती है और उनका TDS कट गया था तो उनको रिफंड मिल जाएगा। TDS नहीं भी कटा था तो भी 3 लाख से ऊपर इनकम होने पर आपको ITR भरनी वैसे भी मैंडेटरी है ही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।